नमस्कार, मैं अनुराग। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास से कथित रूप से मिली बड़े मात्रा में नकदी के मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है, तो वहीं पिछले 3 दिनों से मीडिया में छप रही खबरों ने पूरी न्यायपालिका में हलचल मचा कर रखी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। शनिवार देर रात सुप्रीम कोर्ट ने जले नोटों की तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। 25 पन्नों की इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। इसमें जस्टिस वर्मा का बयान भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टोर रूम में नकदी रखने के आरोप निराधार है और यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। जस्टिस वर्मा नकदी मिलने की बात से ही इनकार कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार की शाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें जस्टिस वर्मा के आवास से मिले जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू करने का दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस मामले की जांच तक जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपलोड वीडियो पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि मैं वीडियो की सामग्री को देखकर हैरान हूं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जो मौके पर मिला ही नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित कैश मामले की जांच तेज हो गई है। इस बीच उनके घर के बाहर जले नोटों के बंडल मिलने की तस्वीरें सामने आई हैं। रविवार सुबह जब नई दिल्ली नगर निगम की सफाई टीम तुगलक रोड पहुंची तो वहां जले हुए नोटों के अवशेष पाए गए। इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में 3 सदस्यीय समिति गठित कर जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का वीडियो जारी किया है, जिसमें 4 से 5 बोरियों में अधजले नोट दिखाई दिए। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को साजिश करार दिया है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर आग लग गई थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम को स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी नोट के बंडल मिले। इसके बाद जब रविवार को एनडीएमसी की सफाई टीम इलाके में सफाई कर रही थी तो जस्टिस वर्मा के आवास के बाहर भी अधजले नोटों के अवशेष पाए गए। जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी इस मामले पर अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थे। मेरी बेटी और वृद्ध मां घर पर थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ दिल्ली से लौटा। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया था। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटना स्थल से दूर रहने को कहा गया था। आग बुझाने वाली जगह जब वहां वे गए तो उन्हें वहां कोई नकदी या पैसे नहीं मिले। मैं और ना मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी स्टोर रूम में नकदी रखी है। यह राशि मेरी नहीं है। अगले दिन अदालत शुरू होने के पहले आपने पहली बार वह वीडियो और तस्वीरें दिखाई जो आपसे पुलिस आयुक्त ने साझा की थी। इन वीडियो को देखकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसमें दिखाया गया दृश्य उस स्थल से मेल नहीं खा रहा था जिसे मैंने स्वयं देखा था। इस कारण मैंने पहली बार यह कहा था कि यह मुझे फंसाने और मेरी छवि धूमिल करने की साजिश प्रतीत हो रही है। एक जज के लिए उसकी प्रतिष्ठा और चर्च से बढ़कर कुछ नहीं होता। यह घटना मेरी वर्षों की मेहनत और साख को नुकसान पहुंचाने वाली है। जस्टिस वर्मा ने अपनी जो सफाई दी है उसमें 2 प्रमुख बिंदु हैं। पहला यह है कि जस्टिस वर्मा का कहना है कि वह नकदी उनकी नहीं है। अब सवाल उठता है कि हाई कोर्ट के जस्टिस को कई राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के स्तर की सुविधा दी गई है और दिल्ली में तो जस्टिस के बंगले के बाहर CISF से लेकर अन्य सुरक्षा की लेयर होती है। फिर कैसे कोई घुसकर जस्टिस के घर में इतनी बड़ी धनराशि रख सकता है? जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में जो दूसरा बिंदु दिया है वह यह है कि मुझे फंसाने और मेरी छवि धूमिल करने की साजिश प्रतीत हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि जस्टिस वर्मा को आखिर कोई क्यों फंसाएगा और उनको फंसाने के पीछे इतनी बड़ी कौन सी अदावत हो सकती है, और जो यह साजिश रचेगा क्या वह इतना पावरफुल है जो हाई कोर्ट के जस्टिस को भी फंसाने की और छवि को खराब करने की क्षमता रखता है? क्या यह बेहतर नहीं होता कि इस मामले में जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रुख किया है उसको देखते हुए जस्टिस वर्मा सबसे पहले अपना इस्तीफा देते और कहते कि लो ये दे दिया है इस्तीफा, अब करा लो जांच मेरी, जब मैंने कहीं कोई गलती नहीं की है तो हो जाने दो जांच। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका है।
देश में लोग भले ही राजनीति और राजनीतिज्ञों की भूमिका से निराश हो, पर आज भी पूरे देश में न्यायपालिका के प्रति अधिकतम लोगों का बड़ा भरोसा है। आप खुद ही देखिए कि जब आपके ही आसपास रहने वाला कोई छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़े व्यक्ति का जब व्यक्तिगत तौर पर उससे नहीं निपट पाता है, तो वह एक ही धमकी देता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। इससे साबित होता है कि भले कोर्ट में लाखों केसों का अंबार हो, न्याय प्रक्रिया धीमी हो, इसके बावजूद लोगों का भरोसा आज भी न्यायपालिका पर जमा हुआ है। इस मामले में भी जस्टिस वर्मा को अपने ऊपर उठ रहे संदेहों के तुरंत बाद ही इस्तीफा देकर एक नई पहल करनी चाहिए थी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुद्रा के 4 से 5 जले बंडल पाए गए हैं। पूरे मामले की गहन जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जांच सौंपी थी। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा है कि इस घटना ने एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 1 दशक से अधिक समय में बनाई गई मेरी प्रतिष्ठा को दागदार कर दिया है और इसने मुझे अपना बचाव करने का कोई साधन नहीं छोड़ा है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप इस बात पर विचार करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मुझ पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया है और ना ही मेरी ईमानदारी पर कभी शक किया गया है। बतौर न्यायाधीश मेरे पिछले कामकाज के संबंध में जांच करा ली जाए। जस्टिस DK उपाध्याय को भेजे पत्र में जस्टिस वर्मा ने लिखा कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को स्टोर रूम में मिली नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे या मेरे परिवार को ये नकदी दिखाई गई। स्टोर रूम में कोई ताला नहीं है और वहां कई अधिकारी आते जाते रहे। इस स्टोर रूम में सामने के दरवाजे और पीछे के दरवाजे से भी आया जाया जा सकता है। यह मेरे आवास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है और यह मेरे घर का हिस्सा नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने 21 और 22 मार्च को CJI को भेजी अपनी रिपोर्ट में जो जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि मेरी जांच के मुताबिक प्रथम दृष्टया जिस कमरे में आग लगी वहां किसी बाहरी का प्रवेश संभव नहीं दिखता। केवल वहां रहने वाले व्यक्ति, नौकर और CPW के कर्मचारी ही जा सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि मामले की गहराई से जांच हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति के सदस्यों में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुज शिवरामन शामिल है। एक ओर जहां जस्टिस वर्मा नकदी मिलने की बात से ही इनकार कर रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार की शाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया जिसमें जस्टिस वर्मा की आवाज से मिले जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू करने का दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस मामले की जांच तक जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक जिम्मेवारी नहीं दी जानी चाहिए। यह सारा मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी अचानक आग की बात शुरू हुआ था। जब दमकल कर्मियों ने आग बुझाई तो बंगले के अंदर भारी मात्रा में कथित रूप से नकदी होना पाई गई। इसके बाद यह मामला न्यायपालिका के उच्चतम स्तर तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आपात बैठक बुलाकर जस्टिस वर्मा के तबादले का निर्णय लिया। बताया गया कि आग लगने के समय जस्टिस वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस दमकल विभाग को सूचित किया था। आग बुझाने के बाद जब सरकारी रिकॉर्ड में बेहिसाब नकदी कथित रूप से दर्ज हुई तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद आपात बैठक में उनके ट्रांसफर की सिफारिश की गई। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि केवल तबादला करने से न्यायपालिका की छवि प्रभावित हो सकती है। कुछ सदस्यों का सुझाव है कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा है कि न्यायपालिका इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव स्वतंत्र और इन हाउस जांच प्रक्रिया से अलग है। जस्टिस यशवंत वर्मा को 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले भी सुनाए हैं, जिनमें 2018 में यूपी के अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान को जमानत देना भी शामिल है। वह न्यायपालिका की 11 से अधिक समितियों के
सदस्य भी रहे हैं। इधर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के वापस इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध कर रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि कॉलेजियम के फैसले से गंभीर सवाल उठ रहा है, क्या हम कूड़ादान हैं। इधर कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना था कि इस गंभीर घटना को सिर्फ ट्रांसफर से नहीं सुलझा सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए और अगर वे मना करते हैं तब उनके खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि ट्रांसफर के आगे भी कोई एक्शन होता है या नहीं। संविधान के अनुसार किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनियमितता या कदाचार के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में एक इन हाउस प्रक्रिया स्थापित की थी। इस प्रक्रिया के तहत सीजेआई पहले संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगते हैं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो एक विशेष समिति गठित की जाती है जो जांच के आधार पर निर्णय लेती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा है कि अगर जस्टिस वर्मा का सिर्फ तबादला किया जाता है तो इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी, न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू की है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी हाईकोर्ट के जज पर कोई कदाचार का आरोप लगे तो सबसे पहले संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज कन्नन सहित कई जजों के मामले में भी यही प्रक्रिया चली थी। अगर आरोप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ हो तो इन हाउस कमेटी का गठन सीधे सीजेआई की पहल पर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एक रिपोर्ट आने के बाद उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। वहीं इलाहाबाद बार एसोसिएशन का कहना है कि यह मुद्दा केवल एक न्यायाधीश के ट्रांसफर तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की साख और जनता के विश्वास से जुड़ा मामला है। ऐसे में बार एसोसिएशन इस फैसले के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो एसोसिएशन बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की भी योजना बना सकता है। अब यह मामला राज्यसभा में भी उठा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वह इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सदन में कहा, आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। रमेश ने यह भी याद दिलाया कि पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए जाए। चेयरमैन ने कहा कि राजनेताओं पर होता तो तुरंत कार्रवाई होती। धनखड़ ने कहा कि यह घटना तुरंत सामने क्यों नहीं आई, इस पर चिंता जताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह सदन के नेता और विपक्ष के नेता से चर्चा करके इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का रास्ता निकालेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने की अपील की है। इसी के साथ भारद्वाज ने कहा कि यह केवल मेरा विचार नहीं है बल्कि कई वकीलों की भी यही राय है। विवाद खड़ा होने के बाद शुक्रवार को जस्टिस वर्मा कोर्ट भी नहीं पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगने और नकदी मिलने की खबरों के बाद मीडिया का जमावड़ा वहां दिन भर लगा रहा। इसे देखते हुए उनके 30 तुगलक क्रिसेंट रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे दिन भर हलचल बनी रही। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद उनके पैतृक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरित करने की सिफारिश पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर है।
यह ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे देश के वरिष्ठ परिषदों और वकीलों ने पहली बार व्यक्त किया है, यह वर्षों से चल रहा है। सिब्बल ने कहा कि अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर गौर करना शुरू करे कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है। नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। भ्रष्टाचार एक बहुत गंभीर मुद्दा है और पीएम मोदी ने जो कहा है उसके बावजूद भ्रष्टाचार बढ़ा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर मिले केस के बाद देश में न्यायिक समीक्षा की मांग होने लगी है। जजों की कार्यप्रणाली और उनके द्वारा दिए गए फैसलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने की बात अब कही जा रही है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश की यह प्रतिक्रिया तब आई जब एक वरिष्ठ वकील ने शीर्ष न्यायालय की अदालत के समक्ष उल्लेख किया कि वह और कई अन्य वकील इस घटना से दुखी और स्तब्ध है तथा उन्होंने शीर्ष न्यायाधीश से प्रशासनिक पक्ष पर कुछ कदम उठाने का आग्रह किया है। जब वकील ने कहा कि बार के कई लोग इस घटना से स्तब्ध हैं, तो मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने भी दुख जताते हुए कहा कि सभी लोग इससे हैरान हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का मामला भी अब तूल पकड़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है और आपातकालीन बैठक भी बुलाई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए जस्टिस वर्मा को वहां बैठने नहीं देने की चेतावनी भी दी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी का कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है, यहाँ किसी को भी भेज दिया जाए। हम इस फैसले के खिलाफ बैठक करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो वकील काम ठप्प करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पहले से ही न्यायाधीशों की भारी कमी है, नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो रही है और ऐसे में इस तरह का फैसला न्यायपालिका की साख पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बार एसोसिएशन के सचिव ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि बार को न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कभी परामर्श नहीं लिया जाता, जिससे भ्रष्टाचार और न्यायपालिका में अविश्वास की स्थिति बन रही है। राज्यसभा में नकदी की कथित बरामदगी के मुद्दे पर सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्हें जिस बात की चिंता है वह यह है कि घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से जुड़ी होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत निशाना बन जाता। आपने भी देखा होगा कि गत दिवस जब छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के यहाँ छापा पड़ा, शाम को ही सारी स्थिति उजागर हो गई। जांच में क्या मिला क्या नहीं मिला। दिल्ली में शराब नीति के मामले में हुई गिरफ्तारियों और छापों में जो कुछ मिला उसकी भी शाम को ही सारी सूचनाएं बाहर आ गई, लेकिन इस मामले में अब तक कोई अधिकृत सूचना बाहर नहीं आई हुई है, जबकि इस घटना को करीब 4 दिन बीतने को हैं और तमाम अखबारों की सुर्खियों में भी ये मामला छाया हुआ है। वहीं अब सिंभौली शुगर घोटाले मामले में जस्टिस वर्मा की भूमिका पर सवाल उठना शुरू हुए हैं। कांग्रेस ने मामले को बहुत ही गंभीर बताया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित रूप से मिली राशि के मामले के बाद एक पुराने आर्थिक घोटाले के मामले की परतें खुलना फिर से शुरू हुई हैं। यह घोटाला सिंभौली शुगर मिल फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें जस्टिस वर्मा भी आरोपी के रूप में नामित थे। 2018 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सिंभौली शुगर मिल्स लिमिटेड के खिलाफ एक जांच शुरू की थी। इसमें कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लिए गए करोड़ों रुपए के ऋण को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप था। बैंक ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के ऋण का दुरुपयोग कर धनराशियों को अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया। मई 2015 तक घोटाले को संभावित धोखाधड़ी मानकर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट कर दिया गया था। CBI ने मामले में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसमें यशवंत वर्मा का नाम 10वें रूप में सूचीबद्ध था। तब वह कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। हालांकि जांच धीमी होती गई और किसी बड़े कदम की घोषणा नहीं की गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने CBI कोई बंद पड़ी इस जांच को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को पलट दिया, जिससे CBI की प्रारंभिक जांच को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इस फैसले के बाद सिंभौली शुगर मिल घोटाले से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की किसी भी जांच की संभावना
खत्म हो गई। कांग्रेस ने इस मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा यह बेहद गंभीर मामला है। जनता के न्यायपालिका में भरोसे को बनाए रखने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि यह पैसा किसका था और इस पैसे को जज को क्यों दिया गया। उन्होंने तंज कसा कि दमकल विभाग ईडी और सीबीआई से बेहतर काम कर रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड प्रमुख ने पहले कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है नकदी के संबंध में। वहीं अब दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने जस्टिस के बंगले को लेकर नया दावा किया है। उन्होंने कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि जज के बंगले पर आग बुझाने के दौरान कैश नहीं मिला। शुक्रवार शाम फायर सर्विस की ओर से ऐसा बयान आया था कि बंगले पर आग बुझाने के दौरान फायर कर्मियों को कोई कैश नहीं मिला। अब गर्ग ने इन खबरों का खंडन किया है। गर्ग ने कहा, मैं इस बारे में स्पष्टीकरण भेज चुका हूं। उन्होंने बताया कि 14 मार्च की रात 11:35 बजे कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली और 11:43 बजे दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर 15 मिनट में काबू पा लिया गया था और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी। वहीं अब इस मामले पर भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने न्यायिक नियुक्ति प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस प्रणाली में व्यापक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि न्यायपालिका पर लगाए गए लांछन और अपुष्ट आरोप जनता की आस्था को कमजोर कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली निष्क्रिय हो चुकी है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे साल्वे ने कहा कि हाल की घटना इस बात का संकेत है कि न्यायिक नियुक्तियों को लेकर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी द्वारा आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इस घटना को साल्वे ने चेतावनी करार देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा शुरू की जाए। साल्वे ने कहा, हमें इस संस्था को बचाना होगा। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है और यदि इसे कार्यशील बनाए रखना है तो इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने संसद सदस्यों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने और न्यायिक नियुक्ति प्रणाली के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया के प्रभाव का जिक्र करते हुए साल्वे ने कहा कि आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। उन्होंने कहा यह 1960, 70 या 80 का दशक नहीं है जब खबरें आने में हफ्तों लगते थे। अब कोई घटना होते ही वीडियो के जरिए 15 मिनट में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए अपुष्ट रिपोर्टिंग से बचने पर भी जोर दिया। वहीं पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से बुलेटिन जारी कर जस्टिस वर्मा मामले का पूरा सच बताने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह बताया जाए कि आग की सूचना सबसे पहले किसने दी, कितना पैसा मिला और पैसा कहां है, यह मामला इतने दिन बाद सामने क्यों आया, हाई कोर्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। रोहितगी ने पूछा कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच नकदी मिलने पर शुरू हुई या किसी और कारण से। जस्टिस वर्मा से जुड़े इस सारे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है और इसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सिफारिशें केंद्र को भेजेगा। लेकिन इस सारे प्रकरण में जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ ही उंगली उठ रही है, जो संदेह जताए जा रहे हैं, उसके लिए बेहतर होता कि जस्टिस वर्मा पहले इस्तीफा देते और फिर उसके बाद जांच में सहयोग कर अपने को निर्दोष साबित करते। नमस्कार, मैं अनुराग।